हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। ये आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके। पिछले वीडियो में आपने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसमें जो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखा गया था कि हमारा इलेक्ट्रोड्स पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और जो सोल्यूशन होता है उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस होते हैं, या एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस होने में कितने मोल चार्ज की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बच्चों क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। ओके, कि चार्ज यदि हम प्रोवाइड करें टी टाइम के लिए तो इलेक्ट्रोड पर कितना जो है मास डिपॉजिट होगा या कितनी मात्रा में गैस लिबरेट होगी किसी इलेक्ट्रोड पर। ओके, तो आइए अब हम शुरू करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो आइए हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं बच्चों और देखते हैं क्या कैसा होता है। बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, नॉन कंडक्टिंग, आपने पढ़ा है। इसमें बच्चों दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, अब इन इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं थ्रू द वायर। जोड़ दिया, ये बैटरी का जो है माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल। इस तरह से ये जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है ना बच्चों? इसको बच्चों हम कहते हैं एनोड। इसको क्या कहते हैं? एनोड। और इसको क्या कहते हैं? कैथोड। इसको कैथोड कहते हैं। ओके, एनोड पर बच्चों ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये चूंकि हमारा इलेक्ट्रोड चार्ज्ड है, ओके, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वह टूट जाएगा, आयंस में टूटेगा, केटायंस और एनायंस। ओके, केटायन जो होगा बच्चों वह कैथोड की तरफ जाएगा। केटायन किस पे जाएगा? कैथोड की तरफ। क्यों जाएगा? ताकि वह अपना चार्ज वहां पर डिस्चार्ज कर सके। ओके, ये जो केटायन है वह किस पर जाएगा? कैथोड पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही एनायन जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रोसेस होता है। तो आइए अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, ओके। तो बच्चों फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मास ऑफ ए सब्सटेंस the mass of a substance
डिपॉजिटेड, डिपॉजिट होगा यदि सॉलिड है तो, आर लिबरेटेड, और यदि गैस है तो लिबरेट होगा, आर लिबरेटेड are the mass of gas liberated, are the mass of gas liberated। एक बार फिर देख लीजिए, the mass of a substance deposited are the mass of gas liberated at a particular electrode, at a particular electrode, okay, is directly proportional, is directly proportional to the amount of charge, passing through solution, सॉल्यूशन कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट है वो, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब क्या कि यदि हम आई करंट पास करवाते हैं बच्चों, आई करंट जो है हम पास करवा रहे हैं कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। यदि आई करंट हम टी टाइम के लिए पास करवाएं तो क्या होगा? आई बराबर होता है बच्चों Q बाई टी, आई इक्वल टू Q बाई टी, या यहां से क्या होगा? Q इक्वल टू आई इंटू टी, ओके। और हमारा जो ये ला का था फर्स्ट ला, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर द मास ऑफ गैस लिबरेटेड at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the solution। मान लीजिए कि यम मास डिपॉजिट होता है या यम मास गैस लिबरेट होता है किसी इलेक्ट्रोड पर, ओके। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू solution electrolyte, M is directly proportional to Q। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा सकते हैं। M बराबर आता है Z इंटू क्यू, M इक्वल टू Z इंटू क्यू आ जाता है, Z इंटू क्यू। ये Z जो होता है बच्चों एक कांस्टेंट है, Z is a constant which is known as electrochemical equivalent, electrochemical equivalent, ओके। ECE, जेड को ECE भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। और बच्चों यह डिपेंड करता है केटायंस पर और एनायंस पर। जेड किस पर डिपेंड करेगा? केटायंस पर और एनायंस पर। परंतु यहां देखिए Q इक्वल टू क्या है? I इंटू टी, तो उसको हम यहां वैल्यू रखेंगे तो M इक्वल टू Z I
टी, m इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, मास ऑफ डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, जहां जेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई करंट और टी टाइम। ओके बच्चों, जेड जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो जेड इक्वल टू होता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट बाई एफ। इक्विवेलेंट वेट बाई एफ, फैराडे कांस्टेंट। ओके, इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे कांस्टेंट। और बच्चों ये फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ये जो होता है चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको फैराडे कहा जाता है, वन फैराडे। वन फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, 96500 कूलम, ये तुम्हारा फार्मूला हो जाता है। ओके, इतना हो गया। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया गया था तथा जो फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों का सॉल्यूशन, उस चैप्टर में भी इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलिटी जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूं, चलिए यही पर इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाई एक्स, मोलर मास बाई एक्स, मोलर मास बाई एक्स। और एक्स बच्चों आप लोगों को पढ़ाया गया था फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट। ओके, ये क्या होता है, एक्स इज द टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। ओके, टोटल चार्ज केटायन और एनायन। यह हो सकता है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वही एक्स का वैल्यू होगा। ओके बच्चों, तो यह रहा इक्विवेलेंट वेट। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करना सिखाएंगे। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। मिटा दें, मिटाते हैं। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लॉ पर बेस्ड फार्मूला बच्चों याद रहना चाहिए। आप नोट बनाते रहिए, अपना नोट बनाएंगे बहुत ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो लिखा जा रहा है इसको तो नोट करते जाओ, ठीक है। कोई पॉइंट यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेजिए, मैं उसका सलूशन बताने का प्रयास करूंगा, जरूर बताऊंगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन बच्चों है बहुत ही आसान सा। फाइंड द मास, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, ओके, डिपॉजिटेड कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कब, when 5 एम्पियर करेंट, when 5 एम्पियर करेंट, when
0.5 एम्पियर करेंट is used for 1 hour, is used for 1 hour, 5 एम्पियर करंट 1 आवर यूज होता है टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दे रखा बच्चों एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम और एफ का वैल्यू दे रखा है बच्चों 96500 ग्राम। ओके, इतना चीज आपको दे रखा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक यूनिटरी मेथड है और एक फार्मूला मेथड है बच्चों। ओके, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले हम चलेंगे इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों को खुद इसको जो है कोशिश करना चाहिए। देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ मास पूछ रहा है कॉपर, कब 5 एम्पियर चार्ज जो होता है, करंट जो होता है 1 आवर तक यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो फार्मूला लिखेंगे क्या कि M इक्वल टू Z इंटू क्यू। चार्ज नहीं दे रखा है तो M इक्वल टू ZIT। Z बच्चों, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बाई एफ होता है। Z जो होता है वह इक्विवेलेंट वेट होता है अपान एफ, इक्विवेलेंट वेट अपान एफ इंटू आई इंटू टी। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा बच्चों, अभी पिछले फार्मूले में बताया था, मोलर मास बाई एक्स इंटू एफ। एक्स को बच्चों ऐसे अब लिखूंगा, ठीक है, इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। अब वैल्यूज रखते जाइए। देखिए मोलर मास, कॉपर का मोलर मास 63.5, ओके। एक्स देखिए क्या होता है रिएक्शन, Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू CuSO, ओके। Cu बन जाता है, रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन होता है कैथोड पर बच्चों। यहाँ पर एक्स का वैल्यू आएगा 2 इंटू 96500। आई 5 एम्पियर है, 1 आवर है तो उसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, 1 इंटू 60 इंटू 60, ओके। समय को हमेशा सेकेंड में यूज करेंगे। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आपको मिलेगा 5.8 का। सबको सिंपल करेंगे तो आएगा 5.8 ग्राम, ओके। कॉपर डिपॉजिट होगा। तो फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही हलवा जैसा है। और आइए यूनिटरी मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं, मिटा दें। चलिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड थोड़ा सा उसका वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव मेथड है, यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए Cu जो है डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है 1 मोल कॉपर, 1 मोल
कॉपर बनने में 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ठीक है। अर्थात ये 2f चार्ज, 2f चार्ज से 1 मोल कॉपर, और 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है बच्चों? 63.5 ग्राम होता है ना। तो एक कूलम चार्ज से कितना होगा? 63.5 बाई 2 इंटू 96500। अब देखिए कितना चार्ज? 5 एम्पियर, 5 इंटू 1 आवर, तो सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना जो होगा कॉपर डिपॉजिट होगा, तो हो जाएगा 63.5 इंटू 5 इंटू 60 बाई 2 इंटू 96500। इसको सिंपल करोगे तो वही आ जाएगा 5.8 ग्राम, ठीक है। कॉपर आपको मिल जाएगा। कहीं न कहीं ये जो फार्मूला आया है इसी यूनिटरी मेथड से ही आया हुआ है बच्चों। तो जिससे मर्जी करें उससे सॉल्व कर लो, कटने वाला नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, मिटा दें। ओके, आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2 फैराड, ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी of electricity is passed through a solution, is passed through a solution of copper sulfate, okay। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। फाइंड द मास ऑफ कॉपर, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट ए कैथोड। दे रखा है, ओके, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम, ओके, एंड द F इक्वल टू, आसान है, इसको खुद ब खुद कर लो। तो बच्चों आसान, बहुत आसान है। चलो देखो, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड इक्वल टू Z इंटू Q, ओके। ये देखो Q दे रखा है सीधे सीधे, और Z कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट बाई F इंटू Q। इक्विवेलेंट वेट का होता है बच्चों मोलर मास अपॉन X इंटू F टू Q। और वैल्यू रखते हैं, मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 X, फिर X देखना पड़ेगा, वही सेम रिएक्शन होगा, कैथोड पर होगा Cu डबल पॉजिटिव जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके कॉपर सॉलिड बना देगा, ठीक है ना। तो 2 आ रहा है इंटू F, और Q का वैल्यू 2F दे रखा है, 2F से 2F मर जाएगा, आ जाएगा 63.5 ग्राम कॉपर, ओके। 63.5 ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड।
यूनिटरी मेथड से बहुत आसान है। यहाँ पर 2F चार्ज हो गया, इसका मास 63, तो 2F से 63.5 ग्राम सीधे हो गया, सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। मिटा दें। चल अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं आप लोगों से। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रखे हैं सारे के सारे आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, आसानी से आप लोग चाहोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही कठिन नहीं है। क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस, डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, NaCl solution was carried out by passing, was carried out by passing 10 milliampere current, 10 milliampere current, आपकी बारी करंट दे रखा है। ओके, find the time required, find the time required to liberate 0.01 mole hydrogen gas at one of the electrode, at one of the electrode, one of the electrode। ओके, दे रखा है 1F इक्वल टू 965। चलिए, हाँ बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो देखो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, NaCl का इलेक्ट्रो डाइल्यूट सॉल्यूशन है बच्चों। तो NaCl से क्या मिलेगा, सोडियम केटायन और क्लोराइड एनायन मिलेगा। वाटर भी है और वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो H आयन और OH आयन। ये केटायन जो है ये दोनों कैथोड पर जाएंगे डिस्चार्ज होने के लिए, ठीक है, रिड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक, तो आप लोगों को मैंने बतलाया था कि जब एक्वस डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होता है। H आयन प्लस EH, और H जो होता है बच्चों H2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आपके पास 2 फैराडे चार्ज की आवश्यकता हो। ठीक है ना, एक मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए कितना फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है, 2। तो पर क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों, कितना चार्ज डिपॉजिट कराना है, 0.01 मोल। तो 0.01 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए क्या होगा, 0.02 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है? अब चलिए इसके आगे का कार्यवाही करते हैं। अब यम इक्वल टू होता है बच्चों ZIT, यम दे रखा है मास,
सॉरी यम नहीं निकालना है ना, क्यू मिल गया। क्यू इक्वल टू क्या होता है, ये क्यू हो गया, क्यू इक्वल टू होता है बच्चों आई इंटू टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई आई। क्यू जो है 0.2 फैराड है, 0.02 इंटू 96500 और आई 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19.3 इंटू 10 टू द पावर, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा क्या करने के लिए, 0.01 मोल हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मिटाया जाए, मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और ये क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। मिटा दें, मिटा, ठीक। और ये क्वेश्चन बच्चों है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, IIT में आया हुआ था 2007 में। ओके, क्वेश्चन है बच्चों 4 मोलर एक्वस NaCl, 4 मोलर एक्वस NaCl solution। ओके, 4 मोलर एक्वस NaCl इज प्रिपेयर्ड, हम बना लिए लैब में, and 500 ml of the solution and 500 ml of this solution, 500 ml of this solution is electrolyzed, ओके। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों सॉल्व करके। दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस। आपको ये भी नहीं पता करना है, बता दे रहा है क्लोरीन का जो होगा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और बच्चों दे रखा है सोडियम का एटॉमिक मास Na इक्वल टू 23 ग्राम, और दे रखा है मरकरी 200 ग्राम, और दे रखा है बच्चों 1 फैराडे का वैल्यू दे रखा है 96500 कूलम, ठीक है। पहला पूछ रहा है इसमें, पहला पूछता है आपसे फाइंड टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड, कितने क्लोरीन गैस इवॉल्व हुए। इसका आंसर बच्चों मैं बता देता हूं 1 मोल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इफ कैथोड इज ऑफ मरकरी, if cathode is of mercury
इलेक्ट्रोड find the maximum weight in grams of amalgam formed from this solution. इसका आंसर बच्चों दे रहा हूं 446 ग्राम। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है सी द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फाइंड the total charge required for complete electrolysis ओके, इसका आंसर है बच्चों 2 चार्ज। तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर तो हो गया है, इसको सॉल्व करिएगा और आप लोग इसका सॉल्यूशन का जो फोटो खींच करके पिक्चर जो है आप लोग मेरे चैनल पर भेजिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है ना? ओके, तो फैराडे के 2 लॉ होते हैं बच्चों। पहला लॉ तो आपने देखा, एक और क्वेश्चन आइए सॉल्व करवाते हैं। फर्स्ट लॉ पर बेस्ड, इसमें जो है बच्चों, इसमें एफिशिएंसी ऑफ करंट भी है। ठीक है ना? तो अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, a current of 2 ampere it passed for 1 hour through a solution of ELCL3 through a solution of AlCl3, ओके, मॉल्टेन। AlCl3 कैसा है? मॉल्टेन, वाटर नहीं है इसमें, एक्वस है, मॉल्टेन। हैज ए करेंट एफिशिएंसी, हैज अ करेंट efficiency of 50%। ओके, मतलब 100 एम्पियर यदि करंट देते हैं तो 50 एम्पियर करंट इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होता है और 50 एम्पियर करंट जो होता है वेस्ट हो जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, the amount of aluminium deposited at cathode ओके, और दे रहा है एटॉमिक मास
ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। और क्या दे रखा है, फैराडे का वैल्यू दे रखा है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। इसको यूज करके इसे सॉल्व करना है। आइए करते हैं। इजी है, कठिन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो करंट एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईटा इक्वल टू होता है आई आउटपुट बाई आई इनपुट। आई आउटपुट बाई आई इनपुट, ठीक है। एफिशिएंसी कितना दे रखा है 50%, इक्वल टू द आई आउटपुट, यही निकालना है। आई आउटपुट बाई आई कितना दे रखा है, कितने एम्पियर, 2 एम्पियर। मल्टीप्लाइड 100 यहां पर रहेगा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई आउटपुट आ जाएगा, आई आउटपुट इक्वल टू 2 इंटू 50/100 इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करंट आपको मिल गया। अब इतना ही जो है करंट जो इलेक्ट्रोलिसिस करेगा। अब देखिए बच्चों, रिएक्शन लिख लेता हूं। Al3 पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा एल्यूमिनियम सॉलिड, ठीक है। यूनिटरी मेथड से चाहोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू ZI3, Z इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इंटू आई टी। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन x इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। मोलर मास, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, x 3 होगा, f को 96500, आई 1 एम्पियर, कितने देर तक, 1 घंटे तक शायद है, 1 आवर। देखिए 60 इंटू 60 सेकेंड में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.33 ग्राम। सिंपल करेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। यूनिटरी मेथड से चाहोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कुछ दम ही नहीं है। मिटाएं, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ए चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स, ए चार्ज 1 फैराडे डिपॉजिट्स, कितना डिपॉजिट करेगा। ये दे रखा है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस, बी लिख रहा है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सी दे रखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, एंड डी दे रखा है 1 AMU ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए।
यम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जेड इंटू क्यू। ओके, चाहे यम इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट विथ बाई एफ इंटू क्यू, या यम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे, मोलर, इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट ही रहने दो, चार्ज कितना है 1 फैराडे, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अर्थात मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड is equal to gram equivalent of 1 gram substance, इक्विवेलेंट मास को क्या कहते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। सोल्यूशन चैप्टर में सब बताया था मैं, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ओके, मिटा दें। हाँ तो बच्चों अब हमारा शुरू हो रहा है दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ को देख लीजिए। सेकेंड लॉ हमारा कहता है इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज if same amount of electric charge is passed through different electrodes, different electrolytes, okay, different electrolytes, same amount of electric charge is passed through different electrolytes, then the amount of substance, then the amount of substance deposited or liberated, okay, is directly proportional to its equivalent weight. Equivalent weights, ओके, इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक में हमने ZnSO4 रख लिया है और दूसरे में हमने CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट रखा है। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा लिया, इसमें भी हमने दो इलेक्ट्रोड लगा लिया।
ये वाला जो है हमारा प्लस और ये वाला माइनस, दोनों एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे। ये वाला जो माइनस है, ये वाला प्लस है, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे बैटरी से। जोड़ दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, ठीक है। तो फिर अब क्या होएगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रोलिसिस होएगी। तो सेम अमाउंट जो होगा यदि डिस्चार्ज किया जाए करंट, ठीक है ना, चार्ज को सेम टाइम तक पास करवाएं, तो इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे वो सेम होंगे। तो क्या कह रहा है, क्यू सेम, ठीक है ना। तो यहां पर रहिए, मास ऑफ जिंक इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू ऐसे ही मास ऑफ कॉपर इक्वल टू जेड इंटू, ये सेम कट जाएगा। यहां पर आइए, मास ऑफ जिंक, जेड क्या होगा, इक्विवेलेंट विथ ऑफ जिंक बाई एफ। ऐसे ही मास ऑफ कॉपर जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई एफ, ये भी कट जाएंगे। या आप, ठीक है ना, डिवाइड कर दें तो हो जाएगा यम जेड बाई यम सी इक्वल टू ई जेड यन बाई ई सी। क्यों? क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो यह m1 बाई m2 इक्वल टू E1 बाई E2, ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, तो इस फार्मूले पर जो है एक क्वेश्चन है, उसको साफ करवा दे रहा हूँ और फिर ये आज का आखिरी क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, फिर कर दूंगा। मिटा दें क्वेश्चन, इस पर एक सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत ही इजी है, बेटा। ठीक, तो सेकेंड लॉ हो गया बच्चों, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है m1 by m2 इक्वल टू E1 by E2, where m1 and m2 are the masses of first and second substance, and E1 and E2 are the equivalent weight of first substance and second substance respectively. Question: same electric charge is passed. Same electric charge is passed. Same electric charge is passed through aqueous solution, through aqueous solution of HCl and CuSO4. HCl and CuSO4. If 12 gram hydrogen gas is liberated
find the mass of copper deposited. ओके हाँ बच्चों, कॉपर का मोल एटॉमिक वेट होता है, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम। एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक वेट, चलो 63.5। तो बच्चों MH2 by MCU equal to EH2 by ECU। ओके चलो भैया EH2 निकाल लेते हैं। EH2 मोलर मास बाई एक्स, 2/2 इक्वल टू 1। ऐसे ही ECU रिएक्शन लिखना पड़ेगा, Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2E इक्वल टू Cu। ओके इक्वल टू मोलर मास बाई एक्स, मोलर मास 63.5/2। ओके MH2 दे रखा है बच्चों 12 और MCU ही कैलकुलेट करना है। EH2 1 आ गया अपान 63.5/2, क्रॉस ये ऊपर चला जाएगा 12/MCU इक्वल टू 2/63.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MCU इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 63.5/2, कट जाएगा ये 6 5 30, 6 3 18, 18 3 21, 6 6 36 and 38, 381 ग्राम of copper will be deposited. Okay students, this is your answer. So keep educating your and yourself and others. हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।